चित्रा त्रिपाठी मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसके बाद लगातार पत्रकार उनसे सवाल पूछने के लिए उनको ढूंढते हुए आज नजर आए, लेकिन राहुल संसद नहीं पहुंचे। इसको लेकर बीजेपी ने किस तरह से कसा है तंज, राहुल गांधी की मुश्किलें क्या आगे बढ़ने वाली हैं, इस पर दिखाने वाले हैं आपको सबसे पहली रिपोर्ट। अगली बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में बड़ा बयान दिया। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल इस तरह के मुद्दे को उठाने के पीछे नेतागिरी चमकाने की बड़ी कोशिश है। संघ प्रमुख का बयान सामने आया, उसके बाद कुछ लोग उन्हें नसीहत देने लगे तो कुछ लोग उनके समर्थन में भी खड़े हो गए हैं। संघ प्रमुख का इशारा किसकी तरफ है, पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते चले कि एक तरफ जहां संसद में हंगामे की स्थिति बनी रही, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का चुनाव भी गरमाने लगा है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर यह है, एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ लड़ने जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वही पुरानी रणनीति अख्तियार की है, यानी कि बिना सीएम चेहरे के वो चुनावी मैदान में जाने वाली है। इसको लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान क्या है, मोदी के नाम पर वोट किस तरह से मांगे जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कौन कौन से बड़े मुद्दे बीजेपी लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, ये खबर भी रखेंगे आपके सामने। बात होगी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की। उनके घर में बिजली के विवाद की स्टोरी कल हमने आपको दिखाई थी। आपको बताते चले कि आज उनके घर की बिजली काट दी गई है और उसके बाद बुलडोजर उनके घर के बाहर पहुंचा। अतिक्रमण के आरोप लगाते हुए वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो गई है। बर्क, बिजली और बुलडोजर का ये पूरा का पूरा विवाद है क्या, ये खबर भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। वहीं राजस्थान से आज एक बुरी खबर सामने आई। वहां पर एलपीजी टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद 11 लोगों की जान चली गई। हादसे के पीछे की बड़ी वजह क्या है, पूरी खबर आपके सामने रखने वाले हैं। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम खबरें होंगी जो जनहित में आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज संसद भवन की। आपको बताते चले शोर शराबे, हंगामे और मारपीट के साथ ही साथ धक्का मुक्की के लिए संसद भवन नए सुनहरे या यूं कहें कि अलग अलग इतिहास बनाते हुए, क्योंकि सुनहरा तो कुछ दिखा नहीं, पार्टियों की ओर से दावे जरूर किए गए, अलग अलग तरह की कमियों के लिए जाना जाएगा कि आखिर जब जनता के मुद्दे उठाने की बारी आती है तो फिर हमारे सांसद धक्का मुक्की पर उतारू क्यों हो जाते हैं। राहुल गांधी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आज राहुल गांधी संसद भवन नहीं पहुंचे, इसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले को क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। संसद की दहलीज से उठा सियासी तूफान देश की सड़कों पर पहुंच गया है। कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, तो कहीं बीजेपी के समर्थक। पहले बात कांग्रेस की करते हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, जम्मू, पटना और देहरादून में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, राहुल गांधी पर फर्जी केस दर्ज करने के आरोप लगाए। आपको शर्म नहीं आती है? क्या राहुल क्या? कहानी यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप है। बीजेपी के 2 सांसद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का देने के आरोप में राहुल गांधी पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। रात को केस दर्ज हुआ और सुबह राहुल गांधी संसद में नजर नहीं आए। विपक्षी सांसदों ने जो प्रदर्शन किया उसमें राहुल कहीं नहीं दिखे। पत्रकारों का कैमरा सांसदों की भीड़ में राहुल को खोज रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। राहुल गांधी जब संसद में नहीं दिखे तो तरह तरह की चर्चा होने लगी। बाद में मालूम चला कि राहुल तो निजी कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर है। चंडीगढ़ में समाचार एजेंसी ANI के कैमरे में राहुल कैद हुए। एफआईआर पर जवाब जानने की कोशिश हुई, लेकिन राहुल ने बात नहीं की। सर नमस्कार। सर हालांकि एफआईआर को लेकर दिल्ली में कैमरे पर प्रियंका गांधी का बयान आया है। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। देख रहे हैं कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान।
हालांकि राहुल के खिलाफ गुरुवार की घटना को लेकर सिर्फ एक मामला ही सामने नहीं आया, कुल तीन विवादों में राहुल फंसे हैं। पहला तो सांसदों को धक्का देने का है ही, दूसरा विवाद नागालैंड की महिला सांसद से जुड़ा हुआ है, तीसरा विवाद निशिकांत दुबे ने धमकाने का लगा दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की है। राहुल गांधी पर धमकाने का आरोप लगाया है। नागालैंड से वो आने वाली पहली महिला सांसद है, शेड्यूल ट्राइब है, और जिस तरह से वो उनके करीब गए उसका वर्णन जो है नहीं कर पाई वो, और वो खुद से रोने लगी। 70-72 साल के प्रताप सारंगी जी को धक्का देके गिरा दिया। 2001 में इस संसद पर हमला हुआ था जो पाकिस्तानियों ने किया था, लोकतंत्र के मंदिर को, लोकतंत्र के मंदिर पर कल उससे बड़ा हमला हुआ है। ज्यादा सलाह देते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जी कभी देश के संविधान क्या है और भाजपा की नीति और आरएसएस की नीति क्या है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अमित शाह को माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी तो पप्पू यादव जी को बीच में आना पड़ा। कहाँ थे सुरक्षा कर्मी कल जब महिलाओं के साथ ये हो रहा था? मैं भी एक दलित महिला हूँ। वैसे इस पूरे विवाद में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेता उनके पक्ष में खड़े हैं। माननीय राहुल जी जैसे एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन जब जान रहे हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, चारों तरफ लोग हैं, तो कभी भी वो किसी महिला का अपमान कर सकते हैं क्या? मैं तो विश्वास नहीं करती। फिलहाल संसद का सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन अदानी के नाम पर जो विवाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शुरू किया, वो संसद सत्र के आखिरी दिन अंबेडकर से होते हुए अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच गया है। आगे अभी ये विवाद थमने वाला लगता नहीं है। तो संसद सत्र की जब शुरुआत हुई, अडानी के मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की विपक्षी दलों की ओर से कोशिश की गई, और संसद सत्र का जब समापन हुआ तो बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेकर लगातार वहां पर हंगामा बरपा रहा और गृह मंत्री को घेरने की कोशिश और कवायद की गई। विपक्ष ए फैक्टर को लेकर पूरे संसद सत्र के दौरान किस तरह से हावी रहने की कोशिश करता रहा और इसके पीछे की क्या है रणनीति, अब उसे समझाने की करते हैं कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर गुरुवार की है जब बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर वाली तख्ती लेकर बीजेपी के सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तस्वीर आज की है जिसमें आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा बीजेपी के सांसद बुलंद कर रहे थे। एक तस्वीर के जरिए दलितों को संदेश देने की कोशिश, तो दूसरी तस्वीर के जरिए आदिवासियों को। अमित शाह के बयान से अम्बेडकर का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस ने उसे भुनाने की कोशिश की। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के लोग बाबा साहेब की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। विपक्ष अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है, बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर ही बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाकर मामले को अलग दिशा में लेकर जा रही है। असल में अम्बेडकर के बहाने हर किसी की नजर दलितों के वोट बैंक पर है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी, ये चारों की अलग अलग तस्वीरें हैं। चारों बाबा साहेब के नाम पर वोटों की गोलबंदी का प्रयास कर रहे हैं। पूर्णिया में कार्यकर्ता संवाद पर पहुंचे तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में आरजेडी के कार्यकर्ता बाबा साहेब की तस्वीर लेकर कुर्सियों पर बैठे थे। असल में बाबा साहेब का मुद्दा उठाकर हर कोई खुद को दलितों का रहनुमा साबित करने में जुटा है। सामने दिल्ली और बिहार के चुनाव हैं, दोनों ही राज्यों में दलित बड़ा वोट बैंक है। दिल्ली में दलित आबादी 17% के आसपास है, बिहार में करीब 20% दलित है। दोनों राज्यों में दलित जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। यही वजह है कि हर कोई इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से उछाल रहा है। इस संसद सत्र की एक बड़ी उपलब्धि भी रही है। वो उपलब्धि है एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया गया और उसके बाद उसको जेपीसी में भेज दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर 39 सदस्य इसके बनाए गए हैं और पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा भी विपक्षी दलों की ओर से इसमें चेहरा है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस चेहरे ने सबका ध्यान खींचा वो चेहरा है प्रियंका गांधी का।
कभी अलग अलग बैग को लेकर चर्चा में रही तो कभी काले कपड़े और काली पट्टी के साथ संसद के सत्र में नजर आई। 2 दिनों से प्रियंका गांधी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ जुलूस में शामिल दिख रही हैं। 2 दिनों से उन्होंने ही विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन का मोर्चा संभाल रखा था। प्रियंका गांधी इस सत्र से पहले ही उपचुनाव में जीतकर वायनाड से सांसद बनी है। इसी सत्र के दौरान उन्होंने संसद के सदस्य के तौर पर पहली बार शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। संसद में पहला भाषण प्रियंका ने इसी सत्र में दिया। संविधान पर चल रही चर्चा में हिस्सा लेकर सरकार को घेरा। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मानो प्रियंका ने इस सत्र के दौरान खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर लिया हो। संसद के सदस्य के तौर पर उन्होंने भीड़ में अपनी जगह बना ली है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। शायद यही वजह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बिल के लिए जो जेपीसी बनी है, उसमें प्रियंका को भी जगह मिली है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर गठित जेपीसी में कुल 39 सदस्य होंगे। 27 सदस्य लोकसभा से, जबकि 12 सदस्य राज्यसभा से होंगे। पीपी चौधरी को जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया है। पहले ये 31 सदस्य वाली जेपीसी हो रही थी, लेकिन बाद में दोनों सदनों से 8 सदस्य बढ़ा दिए गए। लोकसभा के 27 सदस्यों में से एनडीए के 17 सदस्य हैं। 27 सदस्यों में से 12 सदस्य बीजेपी के हैं। बीजेपी की बांसुरी स्वराज, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, एलजेपी आर की शांभवी चौधरी पहली बार की महिला सांसद हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी में जब सहमति बन जाएगी, तब फिर बिल को सदन में लाया जाएगा। माना जा रहा है कि देश में 2034 से एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लागू होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरे सत्र के दौरान पर्स को लेकर खासा चर्चा में रहीं। उनकी ओर से अलग अलग मुद्दों पर पर्स लाकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस गेम में आज वो फंस गई, जब भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद ने 1984 लिखा हुआ पर्स लाकर उन्हें थमाने की कोशिश की और उसके बाद दिल्ली चुनाव के ठीक पहले इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। संसद के कॉरिडोर में प्रियंका गांधी विपक्षी सांसदों के साथ जा रही थी। तभी बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी उन्हें पीछे से एक पर्स देती हैं। प्रियंका पर्स ले लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। इस दौरान दोनों में बहुत ज्यादा कोई बात नहीं हो पाती। अब ये जो पर्स अपराजिता ने प्रियंका को दिया, उस पर 1984 लिखा था। बाकायदा खून के छींटे दिखाए गए हैं। जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं, उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स की बात को सामने रखा। आपने बैग किसको दिया? प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। 1984 वो साल है जब देश में सिख दंगे हुए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खून खराबे हुए थे। दंगों के दाग कांग्रेस के दामन पर है। कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें आरोपी हैं। इस बैग पॉलिटिक्स की शुरुआत प्रियंका गांधी ने ही की है। अपने पहले संसद सत्र के दौरान प्रियंका 3 अलग अलग तरह के बैग कह लीजिए या फिर झोला उसके साथ नजर आई। ये वो 3 तस्वीरें हैं। 10 दिसंबर को अदानी के विरोध वाला झोला लेकर पहुंची थी, तो 16 को उन्होंने फिलिस्तीन के नाम वाला झोला टांगा। 17 तारीख को बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों पर जुल्म के जिक्र वाला झोला लेकर संसद पहुंची थी। हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का जिक्र प्रियंका के कंधे पर टंगे झोलों में हो चुका था। बीजेपी की सांसद ने 1984 के बहाने सिखों की भी एंट्री करा दी। कांग्रेस को उसके अतीत की याद दिला दी। बैग पॉलिटिक्स का जवाब बैग पॉलिटिक्स से ही दे दिया। 1984 के दिल्ली दंगों में 2733 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में दंगों से संबंधित 587 एफआईआर दर्ज की गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जिसके बाद दंगे हुए। अब दिल्ली में चुनाव होने हैं। उससे पहले पर्स पॉलिटिक्स के बहाने दंगों का जिन फिर से निकल आया है।
2014 के चुनावों के बाद बीजेपी जिन जिन राज्यों में कमल नहीं खिला पाई है उनमें से एक दिल्ली भी है। इसको लेकर दर्द दिल बीजेपी का बार बार सामने आता रहता है। 26 सालों के इस सूखे को भारतीय जनता पार्टी इस बार खत्म करने की पूरी कोशिश में है, लेकिन बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के वो चुनावी मैदान में उतरेगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बारात सजी हुई है, दूल्हा गायब है। दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, 7 मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद और संगठन के कद्दावर नेता कल जुटे। चुनाव समिति की पहली बैठक हुई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किले को ढहाने पर चर्चा हुई। लेकिन केजरीवाल के सामने कौन का जवाब बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में तलाश रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने बड़ा निर्णय लिया है। बीजेपी ने फैसला किया है कि बिना चेहरे के वो चुनाव मैदान में जाएगी। भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार को ही मुख्य मुद्दा मानने वाली है और इसी पर उसका फोकस रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसका जवाब आम आदमी पार्टी पहले से ही बीजेपी से पूछ रही थी। आज फिर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे दोहराया है। तो ये तो बिना दूल्हे की बारात है। क्यों नहीं दे रही है? उनसे पूछो कि भाई आप किसके नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हो, कौन होगा, अगर कौन जिम्मेदारी संभालेगा, उनसे पूछिए। आप दिल्ली के लोग जानना चाहेंगे, दिल्ली के लोगों का हक बनता है जानना। जनता के पाले में गेंद फेंक कर आप केजरीवाल वर्सेस कौन के जरिए अपने चुनावी कैंपेन को धार दे रही है। इस नैरेटिव का फायदा केजरीवाल को पिछले चुनाव में मिल चुका है। 2020 में बीजेपी ने चेहरे का ऐलान नहीं किया और उसे हार मिली। 2015 में चुनाव से ठीक पहले किरण बेदी पर दाव खेला, जो कारगर नहीं रहा। 2013 में हर्षवर्धन के चेहरे पर बीजेपी लड़ी थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी उन्हीं सवालों का सामना कर रही है जिसे लोकसभा चुनाव में वो विपक्ष से पूछती है। भाजपा के पास फेस है ही नहीं। दूल्हा कौन है भाजपा बताए तो सही। इनके पास ना 70 कैंडिडेट है, ना सीएम फेस है, ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना दिल्ली के लिए कोई प्लान है। बस एक ही चीज है, केजरीवाल को गाली निकालो, केजरीवाल को बदनाम करो। बिना चेहरे के बीजेपी को पहले ही दिल्ली में नुकसान हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और फिर हरियाणा, महाराष्ट्र में सामूहिक नेतृत्व से कमाल कर चुकी बीजेपी दिल्ली में इसे दोहराने की तैयारी में है। दिल्ली का दंगल दमदार होता हुआ चला जा रहा है। बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो आम आदमी पार्टी ने उसको सीधे पूर्वांचलियों से जोड़ दिया। अब इसको लेकर दिल्ली में किस तरह से मचा हुआ है घमासान, अगली रिपोर्ट। जेपी नड्डा जी ने दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समाज का रोहिंग्या, घुसपैठिए और बांग्लादेशी लोगों के साथ तुलना की थी। पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। संविधान ने पूर्वांचल पर जो दंगल संसद में गूंजा था वो 3 दिन बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दस्तक दे चुका है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज संजय सिंह और अवध ओझा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। अवध ओझा पूर्वांचल से हैं और संजय सिंह ही संसद में पूर्वांचल मुद्दे के केंद्र में थे। इन दोनों की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पूर्वांचलियों के अपमान के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई ही थी कि कुछ मिनट बाद बीजेपी कैमरे पर आई, आपके आरोपों का पोस्टमार्टम किया और जिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप घेर रही है उनका पटना कनेक्शन सामने रखा। अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्याओं के लिए बंगला बनाने का काम करते हैं, रोहिंग्याओं को लाके बसाते हैं, रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बनाते हैं। नड्डा जी का जन्म पटना में हुआ। नड्डा जी पूर्वांचली है। नड्डा जी पटना में पढ़े। जितना बिहार को नड्डा जी समझते हैं, पूर्वांचल को समझते हैं। आपको क्या लगता है नड्डा जी कंपेयर कर रहे थे? आप और बीजेपी जिस पूर्वांचल वोटर का हितैषी बनने की कोशिश में है, अब दिल्ली में जरा उसका सियासी दम भी देख लीजिए। दिल्ली में 1,50,00,000 से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से करीब 30% यानी 46 लाख वोटर पूर्वांचली हैं। पूर्वांचली वोट बैंक करीब 29 सीटों पर असर डालता है। 2020 में आपको इनमें से 24 सीटों पर जीत मिली थी। दरअसल राज्यसभा में वोटर लिस्ट में नाम कटने का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने रोहिंग्या का मुद्दा उछाला था। लिस्ट से हटे नाम से कथित पूर्वांचली नाम को हाईलाइट कर आप आक्रामक हो गई थी। हिम्मत कैसे हुई आपकी?
दिल्ली में पूर्वांचली वोटर विधानसभा चुनाव में आपको वोट देता रहा है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में रहता है। बीजेपी इसे विधानसभा में जोड़कर कमल खिलाना चाहती है। आने वाले दिनों में बीजेपी पूर्वांचलियों से जुड़े कई आयोजन करने वाली है, तो आपने भी जवाबी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कुछ सीटों को लेकर नाम वापसी भी हो रही है। इन्हीं में से एक सीट महरौली नरेश यादव के नाम को वापस लेकर नया कैंडिडेट वहां से उतारा गया है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह की रणनीति आखिर क्यों उतारी, क्यों वहां पर उम्मीदवार को बदलना पड़ गया। आप विधायक नरेश यादव ने महरौली के दरगाह में चादर चढ़ाई। दुनिया के गम से कोई भी रिश्ता नहीं रहता, दुनिया के गम से कोई भी रिश्ता नहीं रहता। कव्वाली सुनकर वोटों से झोली भरने की दुआ मांगी। बाजा तेरी बस्ती में रहमत बरसती, बाजा तेरी बस्ती में रहमत बरसती। महरौली विधानसभा सीट पर नरेश यादव की ये मुराद पूरी होती, उससे पहले ही उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा, आज अरविंद जी से मिलकर मैंने उनको बताया कि जब तक कोर्ट में से मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और मुझ पर लगाए गए इल्जाम राजनीति से प्रेरित और झूठे हैं, इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे चुनाव लड़ने से मुक्त कर दें। नरेश यादव के इस ऐलान के बाद आपने महरौली सीट से नए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अब नरेश यादव की जगह महरौली से निगम पार्षद महेंद्र चौधरी चुनाव लड़ेंगे। नरेश यादव का चुनाव न लड़ने का फैसला खुद का कम और पार्टी का आदेश ज्यादा नजर आ रहा है। 5 दिन पहले जब महरौली से नरेश यादव के नाम का ऐलान हुआ तो पार्टी का दिल से आभार जताया था। दरअसल पंजाब में हुई कुरान की बेअदबी के आरोप आप विधायक नरेश यादव पर भी हैं। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। नरेश यादव को टिकट मिलने से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी। इस नाराजगी को आपके विरोधी चुनाव में हथियार बना सकते हैं। आपने समय से पहले इसे भांप लिया। नरेश यादव जी को जब टिकट मिली, उनके खिलाफ भी बहुत सारे वीडियो आए जिसमें उनकी बहुत सी बातों को लेकर अलग तरह की बातें कही गई। क्षेत्र में काम ना कराने का एक जो लंबा 10 साल का जनता के बीच में कैसे जाते, धर्म की जो सम्मान है वो वोटों को देखकर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा करती है। कभी कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा मुस्लिम समुदाय पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आपके साथ खड़ा रहा। CSGS के मुताबिक 2015 में आपको 77% मुस्लिम वोट मिले। 2020 में 83% मुस्लिम मतदाताओं ने आप पर भरोसा जताया। 12 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 65% तक है। कांग्रेस इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती नजर आ रही है। कुरान की बेअदबी का मुद्दा ज्यादा न उठे और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ न शिफ्ट हो, लिहाजा आपने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी है और महरौली में कमान महेंद्र चौधरी को सौंप दी है। संभल में मंदिरों की खोज के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में बड़ा बयान दिया है। उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल इस मामले को उठाकर कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश करते हुए हिंदुओं का बड़ा नेता बनने की फिराक में हैं। इसके आगे संघ प्रमुख ने जिस तरह की बातें कही हैं उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। कुछ लोग उनको नसीहत दे रहे हैं तो कुछ लोग उनकी बातों को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें किसके लिए इशारा थीं, इस रिपोर्ट में देखिए। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव का मंच सजा था, माइक तैयार था और सामने थे मोहन भागवत। एक बार फिर मोहन भागवत के बयान सुर्खियां बने। इस बार फोकस उन लोगों पर था जो नए सिरे से मंदिर मस्जिद विवाद को तूल दे रहे हैं। भागवत ने क्या कहा, सुनिए। राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी
रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। जिस मुद्दे पर संसद में सियासी लड़ाई हुई उसी संविधान को लेकर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कहा देश संविधान से चलता है, आधिपत्य के दिन चले गए। भागवत ने धार्मिक आस्था में कट्टरता को लेकर भी आगाह किया। धर्म कभी अतिवादी नहीं होता, तो हम होने में समाधान मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसकी भी अतिवादिता हो गई ऐसा लगता है। जैसे ही बयान वायरल हुआ, सियासत के दरवाजे खुलने लगे। कांग्रेस ने कहा सलाह अपनों को दे। समाजवादी पार्टी ने खुद संघ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत की जो न्यायपालिका है, भारत का जो संविधान है, जो संसद में कानून पारित किए हैं, उनकी अवमानना करने की कोशिश करते हैं। सलाह उनको देनी चाहिए कि इस देश में सौहार्द शांति बरकरार है। पहली बार मैं उनकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखती हूँ, और लेकिन ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब प्रयोग जो हुआ है वो उन्हीं के संघ द्वारा ये शुरू हुआ था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। हालांकि मोहन भागवत के बयानों को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विवाद रोकने के लिए अच्छी पहल बताया, लेकिन हिंदू धर्म गुरुओं ने कहा मंदिर खोजने का सही वक्त यही है। इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मजार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। दोनों पक्षों को देखा जाए। हमारा ये मानना है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर है, जो बड़े बड़े मठ है, जिनको मस्जिद बनाई गई है, उनको जो है मुक्त करके उनको दोबारा मंदिर बनाया जाए। जिस वक्त भागवत के बयान पर सियासी प्रतिक्रिया आ रही थी, उसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने मंदिर मस्जिद को लेकर नया बयान दे दिया। कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। फिलहाल मंदिर मस्जिद को लेकर भागवत के बयान ने देश में नई बहस छेड़ दी है। बात करेंगे उस हादसे की जो था तो हादसा, लेकिन किसी हमले की तरह था। दरअसल जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी टैंकर में ट्रक ने टक्कर मार दी और उसके बाद आग के गोले में वो पूरा का पूरा हिस्सा तब्दील हो गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। तस्वीर बिल्कुल वैसी थी जैसे कुछ दिन पहले इजराइल लेबनान पर मिसाइलें दाग रहा था। देखने में बिल्कुल वैसा था जैसे किसी फाइटर जेट ने कॉर्पेट बॉम्बिंग की। आसमान में उठते भयंकर आग के गोले, दूर तक सिर्फ लपटें और धुआं ही धुआं। और अंधेरा छटते ही तबाही की ये तस्वीरें बताती हुई कि हमला बहुत बड़ा था। लेकिन फैक्ट ये है कि ये हमला नहीं, हादसा था। हुआ जयपुर के पास, लेकिन जिसने ये तस्वीरें देखी अभी तक दहल रहा है। ये आग जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी टैंकर में एक ट्रक के जोरदार टक्कर मार देने का अंजाम थी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। भांकरोटा में 18 टन एलपीजी से भरा एक टैंकर यू टर्न ले रहा था। तभी अजमेर साइड से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इससे टैंकर के गैस नोजल टूट गए। नोजल टूटते ही एलपीजी रिसी, उसमें इस टक्कर से उठी चिंगारी जा मिली और फिर इस आग ने गैस के साथ रफ्तार पकड़ ली। दृश्य कितना भयानक था इस वीडियो में देखिए। 2 इंसान दिखेंगे जिसमें एक जमीन पर लेटकर आग बुझाते हुए कमरे की तरफ भागता है। इसी के पीछे दूसरा व्यक्ति आता है, उसके कपड़ों में भी आग थी, वो सामने की ओर भागता है। अंधेरा छटने के बाद जयपुर अजमेर हाईवे पर जो दिखा वो रूह कपाने वाला था। वहां एक सवारी बस और कई कारें खड़ी थी जो आग से तबाह हो चुकी थी। सिर्फ ढांचे दिख रहे थे। मरने वालों में आधे से ज्यादा इसी बस के यात्री थे। बताते हैं उनकी नींद ही तब खुली जब आग उनके कपड़ों तक पहुंच गई। बसों कारों में बैठे लोग निकलकर भागे तो कुछ सड़कों पर झुलसे हुए पड़े थे, कुछ तड़प रहे थे। ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि आप देख भी नहीं पाएंगे। इनमें से कईयों ने अपनी जान बचाने के लिए जलते कपड़े तक सड़क पर उतार फेंके। तो कोई दिख रहा नहीं था, आग की लपटें बहुत तगड़ी हो रही थी, बहुत तगड़ा धुआं हो रहा था, तो पब्लिक अपनी मचने में बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी।
200 मीटर की दूरी तक सिर्फ जली हुई गाड़ियां थी। हाईवे का ये पूरा हिस्सा सील करके रेस्क्यू शुरू हो गया। बची कुची आग बुझाई जाने लगी। तलाश शुरू हुई कि इन गाड़ियों में कोई और तो नहीं रह गया जो इस आग में वहीं भस्म हो गया हो। सिर्फ फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस का ही शोर था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। आग में झुलसे ज्यादातर लोग जयपुर के SEM अस्पताल पहुंचाए गए। खबर लगते ही उनके रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। आपके फोन आया उनका? हाँ, सुबह बोला कि भैया जल गया, कपड़े लेके आ जा और चले। फिर मैं कपड़े लेके गया, कंबल लेके गया, देखा तो जला हुआ था। फिर एम्बुलेंस बुलाई मैंने। राजस्थान के गृह मंत्री खुद एक अस्पताल में एडमिट थे। डिस्चार्ज लेकर डिप्टी सीएम बैरवा के साथ SEM पहुंचे, अपडेट लिया। हमारी प्राथमिकता है पहले जो इंजर्ड है उनकी जान बचे। तो 29 है, 31 कुछ महिलाएं भी हैं? हाँ, एक तो महिलाएं भी हैं। राजस्थान सरकार ने जांच बिठाने के साथ मुआवजा भी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। यह हादसा और भी बड़ी तबाही वाला हो सकता था, क्योंकि जिस जगह टक्कर से आग फैली वहां 3 पेट्रोल पंप थे। थोड़ी और दूरी पर कच्चे तेल की एक पाइपलाइन भी थी। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं अब आपको संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले बिजली काट दी गई और अब उनके घर के बाहर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया है। बर्क परिवार इसको राजनीति से प्रेरित बता रहा है, तो वहीं प्रशासन का कहना है कि सब कुछ कानून सम्मत है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर कल बिजली सप्लाई बंद कर दी गई और आज सांसद महोदय की सीढ़ियों की स्लैब अवैध तरीके से सड़क पर पाई गई, जिससे नगरपालिका के पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। बीते कुछ दिनों से यूपी में जिस बुलडोजर की गरज थमी थी, वो आज संभल के दीपासराय में दहाड़ने पहुंचा। भारी सुरक्षा बलों के बीच पीले पंजे ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर दस्तक दी। घर के बगल से नाली गुजर रही है, जिसे सीढ़ियों से कवर किया गया है। सीढ़ियों का हिस्सा सड़क पर दिख रहा है। नगरपालिका ने इसे अवैध निर्माण के दायरे में बताकर बुलडोजर से ढहा दिया। 2 स्लैब आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। एक स्लैब इस तरफ है और एक स्लैब इसके ठीक बगल दूसरी तरफ से बिल्कुल सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई थी, लेकिन इसे फिलहाल तोड़ दिया गया है। नगर निगम की ओर से यही कहा गया है, चूंकि ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ये नाली के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन अवैध है और जिसके चलते कुछ दिनों पहले जो है वो इन्हें नोटिस भी दिया गया था। पूरे इलाके में इस प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। बीते एक हफ्ते से दियासराय मोहल्ले में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है, जिसकी चपेट में आज सांसद महोदय के घर का हिस्सा भी आया है। कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। जो नालियों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है बुलडोजर का, वो क्या आज भी लगातार जारी है? पूर्व की भांति आज भी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और उनका कार्य सुचारू रूप से हो सके इस हेतु लगातार कोशिश की जा रही है। एक तरफ संभल में पीले पंजे की गरज तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ सांसद के घर बत्ती गुल पर भी सियासत फुल है।